इतिहास में ना कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो बस हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। और 13 अप्रैल 1919 ये एक ऐसी ही तारीख है। एक ऐसा दिन, एक ऐसी घटना जिसने ना सिर्फ एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव हिला दी, बल्कि भारत की आज़ादी की लड़ाई का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। सिर्फ 10 मिनट और गोलियां 1650। बस ये 2 नंबर ही काफी हैं उस दिन की भयावहता को समझने के लिए। एक ऐसा दिन जब निहत्थे लोगों पर, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, मौत बरसाई गई थी। और ये शब्द देखिए, ये किसी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नहीं हैं। नहीं, ये शब्द हैं विंस्टन चर्चिल के, जो उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य के एक बहुत बड़े नेता थे। तो सोचिए ये घटना कितनी भयानक रही होगी कि खुद ब्रिटिश संसद में इसकी इतनी कड़ी निंदा हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, अमृतसर में जो कुछ भी हुआ वो कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाकर उस माहौल को समझना होगा, उस बारूद को देखना होगा जो कई सालों से इकट्ठा हो रहा था। विश्वासघात का, दमन का बारूद। तो हुआ ये कि पहले विश्व युद्ध में 10 लाख से भी ज्यादा भारतीय सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़े, और सबको एक उम्मीद थी। एक उम्मीद कि जंग खत्म होने के बाद इस वफादारी के बदले में उन्हें अपने देश में ज्यादा हक मिलेंगे, स्वर शासन मिलेगा। पर मिला क्या? इनाम की जगह मिला एक दमनकारी कानून, रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट इसे एक बहुत बड़े धोखे की तरह देखा गया। क्यों? क्योंकि ये कानून ब्रिटिश सरकार को किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में डालने की ताकत देता था। मतलब आपके नागरिक अधिकार खत्म। इसी के खिलाफ महात्मा गांधी की अगुवाई में पूरे देश में जोरदार विरोध शुरू हो गया। और इसी विरोध की आग जो थी ना, वो अमृतसर में सबसे ज्यादा भड़की हुई थी। तो अब हम सीधे चलते हैं उस दिन पर, 13 अप्रैल 1919। देखते हैं कि कैसे एक त्योहार का दिन एक भयानक त्रासदी में तब्दील हो गया। दिन था बैसाखी का, मतलब पंजाब का सबसे बड़ा त्योहार। तो हजारों लोग गांव देहात से आए, परिवार, औरतें, बच्चे, सब जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग मेला घूमने आए थे और कुछ लोग शांति से अपने 2 स्थानीय नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण था। पर ये जो जगह थी जलियांवाला बाग, ये असल में एक जाल की तरह थी। सोचिए, एक बड़ा सा खुला मैदान जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों और घरों से घिरा हुआ है। बाहर निकलने के लिए सिर्फ 5 पतले पतले रास्ते, जिनमें से ज्यादातर पर ताला लगा हुआ था। और जो एक मुख्य रास्ता था उसे सैनिकों ने आकर बंद कर दिया। मतलब बचकर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया। एक तरह से ये एक जानलेवा जाल बन चुका था। और इसी जाल के मुहाने पर आकर खड़ा हुआ ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। उसके साथ थे 303 ली इनफील्ड राइफलों से लैस सिर्फ 50 सैनिक। हजारों की भीड़ के सामने सिर्फ 50 सैनिक। कोई चेतावनी नहीं दी गई, लोगों को वहां से हटने के लिए कहा तक नहीं गया। डायर ने बिना एक पल सोचे अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि वो भीड़ के सबसे घने हिस्से पर गोली चलाएं। मतलब निशाना वहां लगाया गया जहां सबसे ज्यादा लोग थे, ताकि नुकसान भी सबसे ज्यादा हो। और फिर गोलियां चलने लगीं, लगभग 10 मिनट तक लगातार। फायरिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए रुकी क्योंकि सैनिकों की गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थीं। सोचिए, 1650 राउंड फायर किए गए। अंधाधुंध फायरिंग से बचने के लिए वहां भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कई लोग तो गोलियों से बचने के लिए बाग के अंदर बने कुएं में कूद गए। वो कुआं, जिसे आज हम सब शहीदी कुएं के नाम से जानते हैं, वो उस दिन लाशों से पट गया था। बाद में सिर्फ उस कुएं से 120 शव निकाले गए। अब बात करते हैं आंकड़ों की। ब्रिटिश सरकार की जो आधिकारिक रिपोर्ट थी, उसने कहा कि 379 लोग मारे गए, और उनके ही आंकड़ों में 41 बच्चे और एक सिर्फ 6 हफ्ते का शिशु भी शामिल था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अनुमान था कि करीब 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1500 से ज्यादा घायल हुए थे। ये जो आंकड़ों का फर्क है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। इस नरसंहार के बाद जो हुआ वो शायद इससे भी ज्यादा तकलीफदेह था। उसने भारतीयों के जख्मों पर जैसे नमक छिड़क दिया। न्याय की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो गई, और इसने पूरे देश के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया। और देखिए, डायर को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। हंटर कमीशन के सामने उसकी गवाही सुनिए। उसने साफ साफ कहा, मैं चाहता तो बिना गोली चलाए भी भीड़ को हटा सकता था, लेकिन तब वो लोग वापस आते और मुझ पर हंसते और मैं बेवकूफ बन जाता। मतलब साफ था, उसका मकसद भीड़ हटाना था ही नहीं। उसका मकसद था सजा देना, एक सबक सिखाना और लोगों में दहशत फैलाना। हद तो ये थी कि ब्रिटेन में भी इस पर दो राय थी। एक तरफ हाउस ऑफ कॉमन्स ने डायर के इस काम की निंदा की, लेकिन दूसरी तरफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसका समर्थन किया, उसे एक हीरो की तरह सराहा। ये जो दोहरा रवैया था, इसने भारत में अन्याय की भावना को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। इसी नाइंसाफी के खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज उठी रविंद्रनाथ टैगोर की। उन्होंने इस नरसंहार के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि, जो अंग्रेजों ने ही दी थी, उसे लौटा दिया। ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक विरोध था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इस वहशीपन की तरफ खींचा। तो ये नरसंहार सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है,
नहीं, ये इतिहास पर लगा एक ऐसा गहरा घाव है जिसकी गूंज हमें 100 साल बाद भी सुनाई देती है। असल में ये वो घटना थी जिसने ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की शुरुआत कर दी। इसने उन भारतीयों का भी भरोसा तोड़ दिया जो सोचते थे कि ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर यकीन किया जा सकता है। इसके बाद ही महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। और इसी नरसंहार की भीड़ में एक नौजवान भी था जो बच गया था, उधम सिंह। उसने अपनी आंखों के सामने ये सब देखा और उसी मिट्टी में बदला लेने की कसम खाई। उसका निशाना जनरल डायर नहीं बल्कि माइकल ओ ड्वायर था, पंजाब का वो गवर्नर जिसने डायर के काम को सही ठहराया था। और फिर पूरे 21 साल तक वो इस मिशन में लगा रहा और 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में उसने ओडवायर की हत्या करके अपना बदला पूरा किया। और ये जो घाव है ये आज भी कहीं ना कहीं रिश्ता है। देखिए, 1997 में महारानी एलिजाबेथ ने इसे दुखद उदाहरण कहा, 2013 में डेविड कैमरन ने बेहद शर्मनाक घटना बताया और 2019 में थेरेसा मे ने इसे एक शर्मनाक निशान कहा। अफसोस सबने जताया, लेकिन आज तक ब्रिटिश सरकार की तरफ से कोई औपचारिक माफी नहीं मांगी गई है और इसकी मांग आज भी होती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, ये एक साम्राज्य के लिए एक निर्णायक मोड़ था। इतिहास पर एक कभी ना मिटने वाला दाग। तो एक ऐसा पल जिसकी गूंज 100 साल बाद भी हमारे कानों में है, उसे आखिर कैसे याद रखा जाना चाहिए?